हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे यूनिट नंबर 1 डीसी सर्किट्स और सब्जेक्ट का नाम है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो ये वीडियो बहुत ही इंट्रोडक्टरी और बेसिक है। तो जो स्टूडेंट्स जो नए हैं, जिनको ये सब्जेक्ट के बारे में इतना नॉलेज नहीं है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जो बच्चे हैं जिनको थोड़ा बहुत भी नॉलेज है ये सब्जेक्ट के बारे में, वो बच्चों को इस वीडियो में मजा आने वाली है। तो मैं आशा रखता हूं कि आप अपने पेन और कॉपी के साथ तैयार होंगे। सो ज्यादा टाइम गवाए बिना इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो बेसिक्स में यूनिट 1 में हम लिखते हैं, फर्स्ट टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं जो कि है पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्टेज डिफरेंस भी बोल सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस बोल लो या वोल्टेज डिफरेंस बोल लो। अब ये समझने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि एक पॉइंट ए है और यहां पे एक पॉइंट बी है। अब सब आप ऐसे भी मान सकते हो, एक टर्मिनल ए है, एक टर्मिनल बी है। अब ये दोनों टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमें फाइंड करना है। तो ऐसा मान लेते हैं कि पॉइंट ए पे पोटेंशियल VA है और पॉइंट बी पे पोटेंशियल VB है। हमें इस दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अगर पता लगाना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, VA माइनस VB, VA माइनस VB या VB माइनस VA कर लो। आपको क्या मिलेगा, दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट के बीच का पता करना है तो ये क्या बन जाएगा, देयरफॉर डेल्टा V पोटेंशियल डिफरेंस। अब कैसे फाइंड करें, तो उसके लिए हमें कुछ नहीं करना, हमें एक टेस्ट चार्ज लेना है और वो टेस्ट चार्ज पॉइंट बी पे रखना है। तो यहां पे एक टेस्ट चार्ज मैंने क्यू ले लिया, पॉइंट बी पे रख दिया। अब टेस्ट चार्ज क्या चीज होती है, टेस्ट चार्ज के दो कंडीशंस है। फर्स्ट कंडीशन, टेस्ट चार्ज जो है उसका चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता। टेस्ट चार्ज कैसा होता, हमेशा पॉजिटिव होता। सेकंड जो कंडीशन है टेस्ट चार्ज का, वो क्या है कि टेस्ट चार्ज के ऊपर जो चार्ज का वैल्यू होता है वो होता है 1 यूनिट। जैसे कि आपको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन जो होता उसके ऊपर कितना चार्ज प्रेजेंट होता, नेगेटिव चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इतना चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पे प्रेजेंट होता। तो टेस्ट चार्ज पे कितना चार्ज प्रेजेंट होता, +1 यूनिट यानी +1 कूलम चार्ज टेस्ट चार्ज पे प्रेजेंट होता। तो टेस्ट चार्ज यानी क्या, ऐसा चार्ज जो पॉजिटिव हो और जिसके ऊपर 1 कूलम चार्ज प्रेजेंट हो। ठीक, अब ये टेस्ट चार्ज को हम क्या करेंगे, ये टेस्ट चार्ज को बी पॉइंट से उठा के ए पॉइंट तक लाने में जितना भी वर्क करना पड़ा, वो वर्क को हम बोल देंगे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट्स। तो क्या मैं बोल गया, वापस देखते हैं कि ये जो टेस्ट चार्ज है, ये जो टेस्ट चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज को कहां से कहां ले गए हम, बी से उठाकर ए तक लाने में जितना भी वर्क करना पड़ा उसको हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट्स। सपोजिंग यहां से यहां तक लाने में कितना वर्क करना पड़ा, W जितना वर्क करना पड़ा, और ये टेस्ट चार्ज क्या है, Q है। तो इसका इक्वेशन आ गया, डेल्टा V इज इक्वल्स टू W बाय Q। अब इसकी अगर SI यूनिट की बात करें तो वर्क क्या है, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। सो एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल, और चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम। सो जूल पर कूलम इज नोन एज वोल्ट। सो SI यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस का क्या बन जाएगा, वोल्ट बन जाएगा। अब इसकी डेफिनेशन की अगर बात करें, सो डेफिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस की ये इक्वेशन पे से हम लिखने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, जो भी वर्क किया आपने टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से उठा के दूसरे पॉइंट पे लाने के लिए, वो वर्क दो टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बन जाएगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि वर्क रिक्वायर्ड टू ब्रिंग दी चार्ज बोल लो या टेस्ट चार्ज बोल लो, फ्रॉम वन पॉइंट यानी बी से 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट यानी ए, इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज
दीज यानी कौन से, ए और बी के बीच में, दीज 2 पॉइंट्स। सो ये डेफिनेशन हो गया। कौन सा डेफिनेशन, वर्क विच इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस 2 पॉइंट्स। सो ये कहानी हो गई पोटेंशियल डिफरेंस की। अब हम आगे बढ़ते, तो सबसे पहले रिवीजन कर लेते। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या चीज होती, तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए 2 टर्मिनल ले लो, 2 पॉइंट ले लो, एक टेस्ट चार्ज ले लो पॉजिटिव 1 कूलम का चार्ज, उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए जितना भी वर्क करना पड़ा वो वर्क क्या कहलाया जाएगा, वो वर्क बोलेंगे उसको पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर बोल देंगे वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब नेक्स्ट पॉइंट अपन लेने जा रहे हैं, उसका नाम है पोटेंशियल डिफरेंस, नहीं इस बार पोटेंशियल बोल लो या वोल्टेज बोल लो, पोटेंशियल डिफरेंस बोल लो या वोल्टेज बोल लो। अब कैसे शुरू करेंगे, वही पुरानी कहानी। पहले क्या करेंगे, पॉइंट ए ले लिया, उस पे पोटेंशियल कितना VA, पॉइंट बी ले लिया, उस पे पोटेंशियल कितना VB। अब हम दोनों को, ये दोनों टर्मिनल के बीच का अगर पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है तो हम ऐसे लिखेंगे VA माइनस VB बराबर, कैसे फाइंड करेंगे, वही पुरानी टेक्निक, एक टेस्ट चार्ज ले लिया, टेस्ट चार्ज को बी से उठाकर ए पे लाओ, तो टेस्ट चार्ज को कहां से उठा के कहां पे लाओ, बी से उठाकर ए पे लाओ, जितना वर्क करना पड़ा वो वर्क पोटेंशियल डिफरेंस बन गया 2 पॉइंट के बीच का। ठीक है, अब यहां पे हमको क्या ढूंढना है, हमको तो ढूंढना है पोटेंशियल या वोल्टेज, यानी हमको क्या ढूंढना है, कोई भी एक पॉइंट का पोटेंशियल, नहीं कि डिफरेंस। तो सपोज करते हैं कि हमको पॉइंट ए का पोटेंशियल ढूंढना है, और सपोज करते हैं पॉइंट ए का पोटेंशियल क्या है, V है। अब एक पॉइंट पे पोटेंशियल अगर ढूंढना है तो हमको ऐसा मानना पड़ेगा कि जो पॉइंट बी है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे प्रेजेंट है, यानी कि पॉइंट ए और बी के बीच की जो दूरी है वो इनफाइनाइट है। अब क्वेश्चन आएगा कि क्यों पॉइंट बी को इनफाइनाइट पे हम अज्यूम कर रहे हैं, तो उसका फायदा ये होगा कि हमको पता है कि अगर पॉइंट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है तो उसका पोटेंशियल हमेशा 0 हो जाएगा। तो यहां पे मैं लिखूंगा पोटेंशियल एट इनफाइनाइट इज ऑलवेज 0। कितना पोटेंशियल हो गया, 0 पोटेंशियल हो गया अगर पॉइंट बी इनफाइनाइट डिस्टेंस पे अज्यूम करते हैं तो, यानी कि बी पॉइंट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है तो बी पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो गया, 0 हो गया। अब इससे क्या फायदा हो गया वो देखते। तो यहां पे हम लिखेंगे पोटेंशियल एट पॉइंट ए माइनस बी पॉइंट कहां पे है, अब बी पॉइंट है इनफाइनाइट पे, तो बी पॉइंट इनफाइनाइट पे है तो बी पॉइंट का पोटेंशियल कितना, 0। अच्छा, अब ये जो टेस्ट चार्ज है उसको हम कहां से कहां ला रहे हैं, अब हम ले जा रहे हैं इनफाइनाइट से उठाकर पॉइंट ए पे ले जा रहे हैं। उसके लिए जो भी वर्क करना पड़ेगा वो वर्क को हम बोल देंगे पोटेंशियल एट पॉइंट ए। अच्छा, VA, अब पॉइंट ए पे कितना पोटेंशियल माना था, V, कितना वर्क करना पड़ा, सपोज W, और ये टेस्ट चार्ज का वैल्यू, सो V इज इक्वल्स टू W बाई Q, ये अपना इक्वेशन आ गया। अब इसका भी ऐसा यूनिट सेम रहेगा, क्यों, वर्क का यूनिट, एनर्जी का यूनिट सेम जूल, चार्ज का यूनिट कूलम, जूल पर कूलम क्या बोलते हम, वोल्ट बोलते। अच्छा, अब यहां पे बुक में सीधे सीधे लिख के रखा है कि कैपेसिटी टू डू वर्क बाय चार्ज्ड बॉडी इज नोन एज पोटेंशियल, यानी क्या कि ये चार्ज बॉडी का जो कैपेसिटी है वर्क करने का, हमने बोला ये वर्क करने का, इतना वर्क होगा, वर्क करने का जो कैपेसिटी है वो वर्क करने का कैपेसिटी क्या, इसको बोलते हैं पोटेंशियल बोलते हैं। तो अच्छे से अगर डेफिनेशन अगर आपको लिखनी है तो आप ऐसे लिख सकते हो कि वर्क विच इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट डिस्टेंस टू द गिवन पॉइंट इज नोन एज पोटेंशियल एट अ गिवन पॉइंट। ऐसे आप डेफिनेशन लिख सकते हो, ये डेफिनेशन लिखोगे तो भी काम बन जाएगा, कोई मार्क कट नहीं कर पाएगा। तो और थोड़ा आगे बढ़े, 1 वोल्ट की अगर डेफिनेशन देखना चाहे, 1 वोल्ट की डेफिनेशन पूछते हैं कभी कभी, तो 1 वोल्ट की डेफिनेशन इसमें से हम ले लेंगे क्या, कि अगर W जो है 1 जूल है, वर्क कितना करना पड़ा, 1 जूल, और किसके लिए वर्क करना पड़ा, जो आपका टेस्ट चार्ज 1 कूलम का है उसको लाने के लिए गिवन पॉइंट पे, तो गिवन पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 1 वोल्ट। कैसे,
ये इक्वेशन के अंदर रखते हैं। V बराबर W कितना 1 जूल वर्क करना पड़ा आपको, किसको उठा के लाने के लिए वो पॉइंट पे 1 कूलम चार्ज को, 1 से 1 मर गया, जूल पर कूलम कितना हो गया वोल्ट 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट का डेफिनेशन ये है कि इफ यू वांट टू ब्रिंग द टेस्ट चार्ज we having the 1 coulomb charge from the infinite to a given point, at that time if you have done 1 joule of work then potential at a given point is 1 volt, ऐसे भी आप लिख सकते हो। तो ये 1 वोल्ट की भी डेफिनेशन हो गई। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं। तो पहले पोटेंशियल या वोल्ट के बारे में डिस्कस कर लेते, रिवीजन कर लेते। पोटेंशियल क्या चीज होती कि जो पॉइंट आपने बी लिया है वो पॉइंट बी कहां पे आप ले लोगे, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। क्यों लोगे, क्योंकि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे पोटेंशियल जीरो होता है। तो अपने इक्वेशन में वीबी का वैल्यू जीरो आ जाएगा, तो वीए का वैल्यू डायरेक्टली मिल जाएगा। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि वर्क विच इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम द infinite to a given point is known as potential at a given point. So potential is equals to W by Q. तो W is joule per coulomb, तो volt। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट, जो कि है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको हम EMF के तरीके से भी लिख सकते, और जिसका नोटेशन है E लिख लो या फिर एप्सिलॉन लिख लो। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या चीज है वो समझने के लिए हम क्या करेंगे कि जैसे कि एक आपने बैटरी बाजार से खरीदी, बैटरी सेल जो आप रिमोट कंट्रोल में डालते हो, खिलौने में डालते हो वगैरह, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है। अगर बैटरी पे आपने ध्यान से देखा हो तो लिखा रहता है 1.5 वोल्ट। अब ये 1.5 वोल्ट क्या बताता, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स, यानी ये क्या बताता, पोटेंशियल डिफरेंस दो टर्मिनल के बीच का बताता या फिर ईएमएफ बताता। तो सही जवाब है ये ईएमएफ बताता, 1.5 वोल्ट, नहीं कि पोटेंशियल डिफरेंस बताता। अब ऐसा क्यों सर? तो ईएमएफ यानी क्या, ईएमएफ यानी यहां पे मैं लिख लू, ईएमएफ यानी क्या, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स। पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी टू टर्मिनल के बीच का। कब? व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग, जब कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा। हाथ में आपके बैटरी है, अभी कोई करंट फ्लो कर रहा नहीं कर रहा, तो जब कोई भी करंट नहीं फ्लो कर रहा तब दो टर्मिनल के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम बोल देंगे ईएमएफ। तो डेल्टा वी कब बोलेंगे, वोल्टेज डिफरेंस कब बोलेंगे? तो 1.5 वोल्टेज डिफरेंस है दो टर्मिनल के बीच में, नहीं सर ये तो ईएमएफ है। तो वोल्टेज डिफरेंस कब बोलेंगे? तो जब ये बैटरी को आप कोई घड़ी में डालोगे या कोई खिलौने में डालोगे, तब आप क्या करने जा रहे हो, आप ये बैटरी को सिंपली एक लोड या बोल लो रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर रहे हो, एक रेजिस्टेंस दे रहे हो। अब रेजिस्टेंस दिया तो यहां से करंट फ्लो होना चालू हो गया। अब ये जो 1.5 वोल्ट है इसमें से कुछ वोल्टेज ये जो रेजिस्टेंस है वो खा जाएगा या वेस्ट हो जाएगा। इसमें सपोज कर लेते हैं 0.2 वोल्ट वेस्ट हो गया, तो बैटरी में कितना बचा, 1.3 वोल्ट। अब ये 1.3 वोल्ट क्या बताता, ये बता रहा है पोटेंशियल डिफरेंस दो टर्मिनल के बीच का, जो अब 1.3 हो गया है जब करंट फ्लो कर रहा है। तो इस केस में ये 1.3 वोल्ट क्या हो गया, वोल्टेज डिफरेंस हो गया। तो वोल्टेज डिफरेंस का डेफिनेशन क्या आएगा, सेम आएगा। इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स। हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स है कब, तो ये वाली कहानी, व्हेन करंट इज फ्लोइंग। तो बच्चों जब करंट फ्लो कर रहा तब जो पोटेंशियल डिफरेंस आया, इधर पोटेंशियल ड्रॉप हो गया, कम पोटेंशियल हो गया, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस जब करंट फ्लो हो रहा दो टर्मिनल के बीच का, उसको हम बोल देंगे पोटेंशियल वोल्टेज डिफरेंस। सो आई होप आपको कहानी समझ में आ गई होगी ईएमएफ और वोल्टेज डिफरेंस के बीच की। अब आप आगे बढ़ते, अब रिवीजन कर लेते। ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी क्या, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी पोटेंशियल डिफरेंस दो टर्मिनल के बीच का। कब? जब दो टर्मिनल के बीच में करंट फ्लो नहीं हो रहा हो तब।
अब वोल्टेज डिफरेंस यानी क्या, वो भी पोटेंशियल डिफरेंस दो टर्मिनल के बीच का, कब, जब करंट फ्लो कर रहा हो तब। अब नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 पे जाते, पॉइंट नंबर 4 पे डिस्कस कर लेते हम इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट को समझने के लिए हम एक कंडक्टर लेंगे, कंडक्टर यानी कोई मेटल का पीस, जैसे कि यहां पे मैंने कॉपर का एक पीस ले लिया, अब इसको हम बोल देंगे क्या, कंडक्टर। कंडक्टर यानी क्या, जो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स को, कंडक्टर। ठीक, अब आपको इतना तो मालूम होगा कि कोई भी मेटल के अंदर, कोई भी कंडक्टर के अंदर सो मेनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। सो यहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉन बनाता, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। सब इलेक्ट्रॉन अभी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे बैठे हैं। अब हम क्या करने जा रहे हैं कि ये कंडक्टर का एक एंड जो है और दूसरा एंड जो है, वो दोनों एंड को हम एक बैटरी से कनेक्ट करने जा रहे हैं, यानी हमने कुछ पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया ये कंडक्टर को। तो इससे क्या होगा, तो इससे ये होगा कि ये जो पॉजिटिव टर्मिनल इससे कनेक्टेड है यहां पे, और ये इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। सो ये एंड पे इलेक्ट्रॉन ये साइड खींचेंगे, और ये नेगेटिव टर्मिनल यहां से कनेक्टेड है, तो यहां पे ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव के बीच में क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। यहां पे अट्रैक्टिव फोर्स पॉजिटिव की वजह से, यहां पे रिपल्सिव फोर्स लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन को अंदर की तरफ फोर्स लगेगा। तो जिससे करके क्या होगा ये बैटरी कनेक्शन से, कि इलेक्ट्रॉन पे कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, यहां अट्रैक्टिव, यहां रिपल्सिव, तो इलेक्ट्रॉन पे ये डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ये डायरेक्शन में। सो जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन अब ये डायरेक्शन में फ्लो करना स्टार्ट हो जाएंगे, ये डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन क्या है कि जब क्लोज सर्किट के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा होता है तब उसको करंट बोलते। तो डेफिनेशन अब इजी हो गई आपके लिए, क्या, कि द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ क्लोज्ड सर्किट पाथ इज नोन एज करंट। इलेक्ट्रॉन फ्लो होना शुरू कर दिया, इलेक्ट्रॉन मोशन में आ गए, तो हम बोल देंगे करंट है वो। ठीक है, अब करंट तो दिख नहीं रहा है यहाँ पे, ये तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, और आपको मालूम है करंट कहां से कहां फ्लो होता, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल पे। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट आपको याद रखना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, क्या, ऑलवेज फ्लो ऑफ करंट is in the opposite direction of flow of electron। यानी क्या लिखा मैंने कि जो करंट का फ्लो है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के फ्लो के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता। तो ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो करंट का फ्लो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, ऐसे। तो ये ऐसे करके ये करंट यहां पे आया, ये यहां पे आया, यहां से चला, ये करंट ऐसे जाएगा, और आप देख सकते हो ये पॉजिटिव टर्मिनल से करंट हमेशा निकलता है। ठीक, अब दूसरी डेफिनेशन अगर बोले करंट की, तो वो होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, करंट यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब एक बात ध्यान रखिएगा हमेशा के लिए, जब भी रेट वर्ड यूज होता तो रेट वर्ड क्या बताता, डिवाइडेड बाय टाइम। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज यानी क्या, Q। यहां पे कौन सा चार्ज फ्लो कर रहा, यहां पे इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा, तो आप Q की जगह E भी लिख सकते हैं, कोई गलत बात नहीं। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, अब इसके ऐसा यूनिट की बात करें तो चार्ज का यूनिट क्या आता, कूलम, टाइम का यूनिट सेकंड। सो कूलम पर सेकंड याद रखना बच्चों, ये होता है एम्पियर। तो करंट का यूनिट आ जाता है एम्पियर। ठीक है, अब इस पे से हम 1 एम्पियर को भी डिफाइन कर सकते हैं। कैसे 1 एम्पियर को डिफाइन करेंगे, कि ये इक्वेशन के अंदर अगर चार्ज 1 कूलम है और वो चार्ज एक सेकंड में सर्किट में घूम रहा, एक सेकंड में 1 कूलम चार्ज घूम रहा, तो इस टाइम पे सर्किट में 1 एम्पियर करंट प्रेजेंट होगा। जैसे कि ये करंट है I, कितना कूलम चार्ज, 1 कूलम चार्ज, कितने टाइम में, 1 सेकंड में फ्लो हो रहा, तो 1 से 1 कैंसिल, तो 1 कूलम पर सेकंड एम्पियर, तो 1 एम्पियर करंट सर्किट में प्रेजेंट है। तो इसका डेफिनेशन, 1 एम्पियर का डेफिनेशन ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां मैं लिख लेता हूं कि
if 1 coulomb charge is flowing in 1 second, then in the circuit 1 ampere current is present। तो ये करंट की डेफिनेशन देख ली, एम्पियर की भी 1 एम्पियर की डेफिनेशन भी देख ली। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, वापस से एक बार इसका रिवीजन देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक करंट यानी क्या? सो इलेक्ट्रिक करंट का पहला डेफिनेशन क्या कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ क्लोज सर्किट पाथ इज नोन एज करंट। ठीक है, अब करंट कौन सी डायरेक्शन में फ्लो होता? ऑलवेज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दूसरा डेफिनेशन करंट का क्या कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, तो उसका यूनिट आ जाएगा एम्पियर। अब 1 एम्पियर का डेफिनेशन क्या कि अगर एक कूलम चार्ज 1 सेकंड में सर्किट में घूम रहा तो उसका चार्ज कितना हो जाएगा? सो उसका सर्किट का करंट कितना होगा? 1 एम्पियर। ठीक है, नेक्स्ट जाते हैं अपन 5 नंबर पे। 5 नंबर पे ले लेते हैं रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस को R से रिप्रेजेंट करते हैं। अब रेजिस्टेंस क्या, ये समझने के लिए अगर मैं ऐसा बोलूं कि आप एक भीड़ भाड़ भरी सड़क पे जा रहे हो तो आपका जो मोशन है, जाने का मोशन है, वो अपोज होगा, यानी आप धीरे धीरे जाओगे, आपका मोशन अपोज होगा। क्यों? बिकॉज रेजिस्टेंस वहां पे ज्यादा है। सिमिलरली एक कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर से इलेक्ट्रॉन का मोशन है या फिर करंट का मोशन है, तो जब ये करंट का मोशन कंडक्टर अपोज करता है तब उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, और जब कंडक्टर इलेक्ट्रॉन या करंट का मोशन कम अपोज करता है तो उसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है। सिंपल डेफिनेशन है। यानी डेफिनेशन लिख लेते हैं, रेजिस्टेंस यानी क्या? ये क्या है? कैपेसिटी। किसकी कैपेसिटी है? कंडक्टर की कैपेसिटी। कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर टू oppose the motion of करंट बोल लो या फिर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल लो। सो कैपेसिटी, कंडक्टर की कैपेसिटी है कौन सी? मोशन को अपोज करने की। अगर कंडक्टर मोशन को बहुत ज्यादा अपोज कर रहा है, जाने नहीं दे रहा, बहुत ज्यादा अपोज कर रहा है, तो उसका रेजिस्टेंस ज्यादा। अगर कंडक्टर में से इजीली करंट फ्लो हो रहा, कम अपोज कर रहा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या करंट को, तो उसका रेजिस्टेंस कम। अच्छा, अब इसका मतलब क्या कि कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर, यानी कंडक्टर कोई मटेरियल से बना है। मटेरियल यानी रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता? रेजिस्टेंस डिपेंड करता मटेरियल पे। यानी आपने कॉपर ले लिया, कॉपर का रॉड ले लिया तो उसका रेजिस्टेंस फिक्स हो गया। आपने एल्यूमिनियम का रॉड ले लिया, उसका रेजिस्टेंस फिक्स हो गया, वो बदलने वाला नहीं है। अब इससे रिलेटेड दूसरा एक टर्म आता है 6 नंबर का, वो लेते हैं हम रेजिस्टिविटी, जिसको रो से डिनोट करते हैं। अब ऐसा यूनिट की बात करें रेजिस्टेंस की तो वो तो बहुत फेमस है, ओम, आपको पता होगा। रेजिस्टिविटी रो इसके रिलेटेड टर्म है। इसके ऐसा यूनिट की बात करें तो वो होगा ओम इंटू मीटर। अच्छा, अब रेजिस्टिविटी यानी क्या? तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए और उसपे से कंक्लूजन निकाले गए, वो देखते हैं हम। कि सपोज एक आपने रॉड ले लिया, किसका? कॉपर का, ठीक है, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है और लेंथ सपोज एल है। दूसरा एक कॉपर का रॉड ले लिया जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, लेकिन अब लेंथ अपन ने डबल कर ली, 2L है, ये भी कॉपर का। तीसरा कॉपर का ही रॉड लिया जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया डबल कर दिया, लेंथ उतनी की उतनी रखी, कितनी? L, ये भी कॉपर का बना। तो अब क्या लगता है, ये सारे कॉपर के हैं तो एज पर दी रेजिस्टेंस आप बोल सकते हो कि सबके रेजिस्टेंस सेम है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज ये रेजिस्टिविटी टर्म आ गई है। अब रेजिस्टिविटी टर्म किस पे डिपेंड करती? तो ये डिपेंड करती मटेरियल पे। तो बात तो सही है, मटेरियल नहीं बदलेगा तो रेजिस्टेंस नहीं बदलेगा, लेकिन ये और भी किस पे डिपेंड करती? ये डिपेंड करती डायमेंशंस पे डिपेंड करती। डायमेंशन अगर बदलोगे तो भी रेजिस्टेंस बदल जाएगा। जैसे कि कॉपर का लेंथ ये है तो इसका रेजिस्टेंस कुछ है, इसका रेजिस्टेंस ये भी कॉपर है तो इसका रेजिस्टेंस सेम नहीं रहेगा। क्यों? डायमेंशन बदल गए हैं। यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया अब डबल हो गया है। अच्छा, तो एक्सपेरिमेंट से ऐसे मालूम चला कि जो रेजिस्टेंस है वो एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, यानी कि अगर लेंथ बढ़ाते हो तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। एक कंक्लूजन था। दूसरा कंक्लूजन ये था कि रेजिस्टेंस जो है वो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है,
यानी कि अगर एरिया घटाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, यानी डायमेंशन चेंज करोगे, लेंथ या एरिया बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस भी चेंज होगा। यानी रेजिस्टेंस किस किस पे डिपेंड करेगा, मटेरियल पे डिपेंड करेगा, और रेजिस्टिविटी डायमेंशन और मटेरियल दोनों पे डिपेंड करेगी। ठीक है, तो ये दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो हम लिख सकते हैं R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L डिवाइडेड बाय A। अब ये प्रोपोर्शनलिटी सिंबल अगर निकालना है तो आपको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रखना पड़ेगा। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है रो L बाय A। ये इक्वेशन यू हैव टू रिमेंबर फॉर द न्यूमेरिकल पर्पस। L तो लेंथ ऑफ द रॉड, A इज द क्रॉस सेक्शन एरिया, R इज द रेजिस्टेंस। अब ये जो रो है उसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी यानी क्या, वही चीज क्या, कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर बोल लो या मटेरियल बोल लो, मटेरियल विथ डायमेंशंस टू ऑपोज द मोशन ऑफ करंट बोल लो या मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल लो। तो ये हो गया रेजिस्टिविटी। और रेजिस्टिविटी का अगर यूनिट फाइंड करें तो ये इक्वेशन पे से रो को अगर सब्जेक्ट बनाते तो ये हो जाएगा RA बाई L। R किस में होगा, R होगा ओम्स में, एरिया किस में आता, मीटर स्क्वायर में, लेंथ किस में आती, मीटर में, एक मीटर कैंसल, ओम इंटू मीटर, इसका ऐसा यूनिट होता है ओम इंटू मीटर। यानी कि इसका मतलब क्या निकलता कि ये सारे कॉपर के अपने वायर लिए हुए हैं तो रेजिस्टेंस सबका सेम नहीं है। क्यों, बिकॉज लेंथ बढ़ाने पे रेजिस्टेंस बढ़ता, क्रॉस सेक्शन एरिया घटाने पे रेजिस्टेंस बढ़ता। तो सपोज करो यहाँ पे अगर 10 ओम रेजिस्टेंस है कॉपर का तो यहाँ पे 10 ओम रहेगा नहीं, लेंथ बढ़ी रेजिस्टेंस बढ़ा